एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप ये सोच रहे हो कि ये क्लैट एग्जाम जो है ये क्या होती है और 2026 क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है ये कैसे करी जाए? तो ये वीडियो में हम वो सात बातें डिस्कस करेंगे जो क्लैट 26 एग्जाम से रिलेटेड है कि ये एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है और कौन सी स्ट्रैटेजी जो है हमें फॉलो करनी होती है। और क्लैट एग्जाम में ऐसा क्यों होता है कि 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स जो है इस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं, जबकि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है ये तो सिर्फ और सिर्फ 3,500 सीट्स है अप्रोक्सीमेट। तो फिर ये एग्जाम की इतनी डिमांड क्यों है, इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है गाइस, ये क्लैट एग्जाम क्या है। क्लैट जो है एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आपको देश के एनएलयूज में पढ़ने का मौका मिलता है। अब एनएलयूज क्या होते हैं? जैसे देश में आईआईटीज होते हैं, आईआईएम होता है, वैसे ही हमारे देश में लॉ के लिए क्या है? एनएलयू है, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब अगर कोई भी स्टूडेंट एनएलयू से पढ़ाई करना चाहता है तो उसे कंपलसरी क्लैट एग्जाम जो है ये लिखनी पड़ती है। क्लैट एग्जाम का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब यहाँ पे जो लॉ डिग्री होता है ये दो प्रकार की होती है। देखिए, 5 इयर्स लॉ कोर्स होता है और होता है 3 इयर्स लॉ कोर्स। अब 5 इयर्स लॉ कोर्स जो है ये एक इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है जहां पे एक स्टूडेंट जो है 5 साल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे एलएलबी डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसे मिल सकता है बीए, बीबीए, बीकॉम एटसेट्रा जैसी डिग्रीज, जहां पे टोटल नंबर ऑफ इयर्स अगर हम देखें तो हो जाता है ग्रेजुएशन का 4 इयर्स और उसके बाद एलएलबी का हो जाता है 3 इयर्स। तो टोटल एक्चुअली में लगता है कितने? 7 इयर्स। बट अगर कोई स्टूडेंट 5 इयर्स लॉ डिग्री परस्यू करता है तो उसे 5 इयर्स के पीरियड में ही ये दो डिग्री जो है ये मिल जाती है। तो ये हो जाता है आपका क्लैट का इंटीग्रेटेड कोर्स। और 3 इयर्स कोर्स वो कोर्स होता है जो आफ्टर ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। तो क्लैट एग्जाम के थ्रू हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, 5 इयर्स या 3 इयर्स? तो इसका आंसर है आप क्लैट एग्जाम के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स एलएलबी कर सकते हो। क्लैट एग्जाम जो है ये 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए जो है ये नहीं है। सिर्फ 5 इयर्स से ही जो है आप क्या कर सकते हो, एनएलयू में पढ़ाई कर सकते हो। और उसके लिए आपको देना पड़ता है क्लैट एग्जाम। ये एग्जाम जो है कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के द्वारा कंडक्ट करी जाती है और ये एग्जाम साल में एक ही बार कंडक्ट होती है। इसका मोड ऑफलाइन होता है जहां पे सेंटर में जाके आपको पेन एंड पेपर मोड में इस एग्जाम को अपीयर करना होगा। और स्टूडेंट्स जो है, अगर हम बात करें कि कौन एलिजिबल है, तो इसके लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिनका 12th जो है ऑलरेडी या तो वो पास हो चुके हैं या फिर वो इस वक्त एक अपियरिंग स्टूडेंट है, तो भी वो लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। अब क्लैट एग्जाम में इतनी ज्यादा डिमांड जो है ये हमें कहाँ से देखने को मिलती है? व्हाई इज देयर सच अ हाई डिमांड? और ये हाई डिमांड की वजह से ऐसा क्यों होता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा राइज हो जाता है? और इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर भी हमेशा क्लैट एग्जाम के लिए जो है ये प्रेफर करते हैं? तो उसके पीछे का कारण ये है गाइस कि क्लैट एग्जाम के थ्रू ही आप एनएलयूज में जो है ये पढ़ाई कर सकते हो। एंट्री मिलती है 24 से ज्यादा प्रेस्टिजियस एनएलयूज में और वो एनएलयूज की पढ़ाई इतनी बेहतरीन तरीके से होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन करवाई जाती है 5 इयर्स के कोर्स में, उन्हें ट्रेन किया जाता है प्रैक्टिकल लॉस के एप्लीकेबिलिटी के साथ। साथ ही साथ एनएलयूज अपने प्लेसमेंट्स के लिए जो है ये जाने जाते हैं। तो आप जब एनएलयू से पढ़ाई करते हो तो उसके बाद जो है आपका जो प्लेसमेंट होता है ये टॉप लॉ फर्म्स में एंड आई वुड से कि लिटिगेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। अब इसमें करियर कैसे बनता है अगर आप एनएलयू से पढ़ाई करते हो, उसका डिटेल्ड हम लोग विजन जो है अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब एनएलयू से आपको ना केवल जो है क्लैट एग्जाम से एनएलयू में बेनिफिट मिलता है, बट प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज जैसे कि एनएमआईएमएस हो गया, निर्मा यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, ये लोग अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करते हैं। ये प्राइवेट लॉ स्कूल्स भी क्लैट का ही स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जिससे आपको एक नेशनल लेवल कंपटीशन का एक्सपोजर जो है ये मिल जाता है। अब इस एग्जाम को कैसे कंडक्ट किया जाता है? तो देखिए, ये एग्जाम जो है ये पहले जून मंथ में हुआ करती थी, बट अब ये एग्जाम जो है ये सिर्फ वंस अ ईयर होगी और वो भी दिसंबर में।
अब जब सवाल आता है एलिजिबिलिटी का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि इस एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग एक टाइमलाइन के फॉर्म में, कि देखो पहले जो एग्जाम है यहाँ पे जून में हुआ करती थी, ठीक है। तो आपकी फेब एग्जाम स्टार्ट होती थी, फेब में आपका बोर्ड एग्जाम जो है ये स्टार्ट होता था, और वो बोर्ड एग्जाम जो है ये आपका खत्म होता था मार्च के मंथ में। तो दैट इज आफ्टर योर बोर्ड्स जो है यहाँ पे क्या होता था, आपका क्लैट जो है ये हुआ करता था। बट फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ने एक रिक्वेस्ट की कंसोर्शियम को कि जून में अगर आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, दैट इज आफ्टर द बोर्ड एग्जाम, तो अगर स्टूडेंट जो है इस क्लैट एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया, जो एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है जिसके रिजल्ट्स और कैप राउंड प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट खत्म होते थे अगस्त सितंबर तक, तो फिर यहाँ पे ऐसे वाले सिचुएशन में अगर स्टूडेंट उसको क्लियर नहीं कर पाया, तो उसका पूरा आगे का 1 ईयर जो है ये क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसे कोई भी कॉलेज में एडमिशन अब नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज के भी एडमिशन क्या हो गए होंगे, उस वक्त क्लोज हो गए होंगे। तो इसीलिए कंसोर्शियम ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब से हम लोग एग्जाम जो है ये जून में कंडक्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड हम लोग एग्जाम जो है ये कब कंडक्ट करेंगे, दिसंबर मंथ में कंडक्ट करेंगे। और दिसंबर में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है ये एग्जाम क्या करी जाएगी, कंडक्ट करी जाएंगी। दैट इज बिफोर योर बोर्ड एग्जाम आपका क्लैट का एग्जाम हो जाएगा। तो इसीलिए इस एग्जाम को अपियर करने के लिए वो स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल है, जो ऑलरेडी अगर ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे ट्वेल्थ पास कर लिए और फिर उसके बाद दिसंबर में जो है एग्जाम लिए, और उन्हें पता है कि वो 1 ईयर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर अगर कोई स्टूडेंट एक ट्वेल्थ अपियरिंग स्टूडेंट है, तो वो भी स्टूडेंट जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो फिर क्लैट 26 जो है यहाँ पे ये कब एक्सपेक्टेड है ये भी समझ लेते हैं। बट पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है ट्वेल्थ पास का परसेंटेज के फॉर्म में, जहां पे अगर बोला गया है जनरल कैटेगरी से हो तो 45% लगेंगे, और अगर SC ST कैटेगरी से हो तो 40% लगते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बहुत टाइम पहले कंप्लीट हो चुका है और उसका सपना है कि उसे NLU से ही पढ़ाई करनी है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है, 5 इयर्स LLB कोर्स परस्यू करने का। इसीलिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट जो है सेटअप नहीं करी गई है। अब ये एग्जाम जो है ये टोटल उसका पेपर पैटर्न जो है क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमें 5 सेक्शंस जो है पूछे जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जो ऑलमोस्ट आपका 20% ऑफ द पेपर कैरी करेगा। जीके करंट अफेयर्स 25% होता है, लीगल रीजनिंग अगेन 25%, लॉजिकल रीजनिंग जो है 20% होता है, एंड मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका हो जाता है 10 मार्क्स का। अब यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये नहीं है, बट इसके अप्रोक्सीमेट जो है वेटेज जो है हमें दिए गए हैं। तो इंग्लिश से हमें 28 to 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके करंट अफेयर्स से 35 to 39 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। सेम गोज फॉर लीगल रीजनिंग एज वेल। लॉजिकल रीजनिंग से हमें 28 to 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो है हमें अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाएंगे, वो होंगे 10 से 12 क्वेश्चंस जो है ये पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि पूरा पेपर हमारा 120 मार्क्स का होता है, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 घंटे है, मतलब 120 मिनट्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पूरा पेपर आपका RC बेस्ड होता है। RC बेस्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि आपको एक पर्टिकुलर पैसेज दिया गया रहेगा, और फिर उस पैसेज से आपको 3 4 या फिर 5 क्वेश्चंस जो है ये पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका मार्किंग स्कीम होता है, 1 मार्क आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलता है, और हर आंसर जो रॉन्ग जाएगा उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स जो है ये डिडक्ट हो जाएगा। मतलब अगर लेटर से आपने 5 आंसर जो है ये मार्क किए हैं, उसमें से आपका एक आंसर राइट है और 4 आंसर आपके रॉन्ग है, तो आपका स्कोर जो है ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 मार्क आपको यहाँ पे मिला, बट ये 1 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग में चला गया। ठीक है, क्योंकि 4 रॉन्ग आंसर तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें पूछी जाती है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में आपको RC बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये होते हैं। अब मेजोरिटी जो RC है ये कहाँ से आता है, ये न्यूज़पेपर से आता है, अलग अलग मैगजीन से आता है, अलग अलग लीगल वेबसाइट से भी जो है हमें क्वेश्चन जो है ये देखने को मिलता है, एंड अलग अलग सोर्सेस हम मान सकते हैं लीगल मैगजीन्स के अलावा होते हैं।
तो ये आरसी बेस्ड क्वेश्चंस हमें यहाँ से आते हैं, जहाँ पे इंग्लिश में हमें टेस्ट किया जाएगा वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर के ऊपर। हमें थीम ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई करना होता है, टोन ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई करना होता है, एटसेट्रा। उसके बाद जीके करंट अफेयर्स में हमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है, जिसके लिए हमें न्यूज़पेपर रीडिंग जो है ये क्या हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लीगल रीजनिंग में हमारे लिए लीगल प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए हमारा लीगल जीके जो है दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की तरफ से जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एटसेट्रा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में 2000 क्लैट का जो 2025 एग्जाम था, जो दिसंबर 2024 में हुआ, ये बहुत बड़ा अपडेट था, जहां पे हमें देखने को मिला कि इस बार लॉजिकल रीजनिंग का पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, जहां पे सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया। इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग के साथ साथ अब स्टूडेंट्स को एडवाइजेबल है कि पजल्स, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स भी वो क्लियर करके जाए। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स आपके क्लास 10 के लेवल का पूछा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैम हम लोग क्लैट 26 जो है ये कब लिखेंगे, क्या हम लोग दिसंबर 26 में लिखेंगे कि 25 में लिखेंगे। तो देखो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला, आपका एग्जाम जो है ये दिसंबर मंथ में होगा। उसके बाद आप लोग फेब मंथ में क्या दोगे, आपका बोर्ड एग्जाम जो है अपियर करोगे। और आपका क्लैट से जो आपका लॉ का एकेडमिक ईयर है, ये एकेडमिक ईयर जो है आपका कब स्टार्ट होता है गाइस, 2026 में स्टार्ट होता है। बट आप लोग अपियर कब करोगे, दिसंबर 2025 में जो है पेपर अपियर करोगे। तो नोटिफिकेशन जो है ये एक्सपेक्टेड है आपका कि रिलीज हो जाएगा जून तक, एप्लीकेशन विंडो भी तुरंत ओपन हो जाता है, एडमिट कार्ड नवंबर तक आउट हो जाता है, और क्लैट एग्जाम जो है ये एक्सपेक्टेड है फर्स्ट संडे को होगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को होगा। एंड रिजल्ट विद इन 7 डेज जो है ये आ जाता है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ध्यान में रखनी है। अब क्लैट का प्रिपरेशन जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिलेबस जो है ये पता होना चाहिए। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं एक सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न एंड हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत जरूरी होता है कि आपका कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए, बिकॉज रिसेंटली क्लैट कंसेप्चुअल टॉपिक्स पे बहुत सारी चीजें जो है पूछता आ रहा है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये आंसर करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपका रेगुलर प्रैक्टिस होना जरूरी है मॉक टेस्ट के थ्रू, एंड आपके टॉपिक्स जैसे ही आप पढ़ लो तो टॉपिक वाइज टेस्ट जो है ये भी क्लियरली आपको आनी चाहिए। आपके मेन फोकस एरियाज जो है ये लीगल रीजनिंग, जीके, इंग्लिश होने चाहिए, जहाँ पे आपको हर रोज जो है इसकी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ आपका लॉजिक भी क्या होते जाएगा, ट्रेन होते जाएगा। आपको सही कंटेंट, सही बुक से जो है पढ़ाई करनी है, बिकॉज बहुत सारी बार कैसा होता है स्टूडेंट्स जो है वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन क्वांटिटी। देखो गाइस, मटेरियल आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल कहीं पे भी अलग अलग रिसोर्सेज से मिल जाएगा, बट वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप जो कंटेंट से पढ़ रहे हो वो कंटेंट कितना ज्यादा एक्यूरेट है। जैसे करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल ले लो, हर रोज दिन और दुनिया में जो है इतनी सारी चीजें होती है, अब सारी चीजें तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री में सारी चीजें याद नहीं रख पाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस के बिना काम नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो जो एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट है ये क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और क्लैट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये सॉल्व करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि क्लैट एग्जाम भी एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो लोगों ने जो प्रैक्टिस करी होती है ये काफी बार सिंगल लाइनर क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट क्लैट का तो पेपर पैटर्न वैसा है ही नहीं। क्लैट का पूरा जो पेपर पैटर्न है, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उसका डिफिकल्टी लेवल, ये सब क्या है यहाँ पे अलग होता है। तो इसीलिए जब भी प्रैक्टिस करो, मेक श्योर करो कि क्लैट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट सीरीज क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड द न्यूज़पेपर्स जैसे कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या होने चाहिए, आप लोग का पढ़ाई जो है उससे स्टार्ट होना चाहिए।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मैम आपने बताया तो सही मॉक टेस्ट, बट कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं? तो मिनिमम जो है आपको 20-30 मॉक टेस्ट तो आइडियली सॉल्व करने ही चाहिए, और एटलीस्ट प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया आए कि कैसे जो है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। तो ये इस जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसको आपको फ्री में जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो एनएलयू, कौन से एनएलयू जो है हमें टारगेट करने हैं क्लैट एग्जाम के लिए, अगर तैयारी स्टार्ट करनी है तो डेस्टिनेशन तो होना चाहिए। तो देश के टॉप एनएलयूज है बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, जोधपुर, गांधीनगर एंड रायपुर। ये मेनली आपका एम होना चाहिए। और अगर आप इस टीयर 1 एनएलयूज को टारगेट कर रहे हो तो 120 में से जो आपका टारगेट स्कोर है गाइस, ये टारगेट स्कोर आपका कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 100+ जो है ये होना चाहिए। तो मेक श्योर करिए कि सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज ये एनएलयूज में जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती है ये बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है। जहाँ पे आप एक लिटिगेशन लॉयर जो लेटर से प्रैक्टिस कर रहा है क्रिमिनल लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, या फैमिली लॉ में, या बहुत सारे अलग अलग उसमें लिटिगेशन लॉयर का स्कोप है आपका। कॉर्पोरेट लॉयर जहाँ पे आप एमएनसी में काम कर सकते हो, जुडिशियल सर्विसेज में आप लोग जा सकते हो, लॉ फर्म्स, बड़े बड़े लॉ फर्म्स में जो है आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ाई जो है ये स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो, जैसे यूपीएससी या कोई भी स्टेट के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर सकते हो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। एंड आप लोग हायर स्टडीज जैसे एलएलएम या पीएचडी के लिए भी जो है ये जा सकते हो। तो फटाफट से जो है गाइस अभी देर नहीं करना है, बिकॉज क्लैट एग्जाम में हर साल हमें एस्पिरेंट्स जो है ये बढ़ते हुए दिखते हैं। तो टिप्स है कुछ सक्सेस के लिए कि जैसे ही आप डिसीजन लेते हो, आपको अपनी जो सक्सेस की तैयारी है ये क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है। बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम जहाँ पे आप अच्छे से चीजों को बैलेंस कर सकते हो। बिकॉज अभी कैसा है कि आप लोगों का 12th का बोर्ड का प्रिपरेशन के साथ साथ आपको क्लैट का प्रिपरेशन मैनेज करना है। तो यू नीड टू स्टार्ट अर्ली, ताकि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ये हो जाए, और उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जो है अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सको। बिकॉज जब वो करोगे तभी अपने आप में इंप्रूवमेंट्स लेके आ पाओगे, और इसी से टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, हर साल बच्चे यही बोलते हैं कि मैम पेपर कंप्लीट होने के लिए डिफिकल्टी होता है, हमें हर साल कमेंट्स में वैसे चीजें जो है ये देखने को मिलती है। तो बिना कोई देरी से गाइस फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दो विद बी एडुकेयर। जो नए बैचेस है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। वी हैव आवर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स एट घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर। ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। एंड फॉर सेल्फ स्टडी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो फटाफट से बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।